नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर कमजोर और लाचार नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल से 3 राज्यों के धुआंधार दौरे पर निकल रहे हैं। कल मध्य प्रदेश, परसों हरियाणा और फिर 6 जून को यानी 6 तारीख को बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन सृजन अभियान यानी कांग्रेस को मजबूती देने की मुहिम पर राहुल गांधी रहेंगे। वहीं बिहार में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संविधान के मामले पर बार बार बीजेपी किस तरह राहुल गांधी के सामने मजबूर हो रही है, ये हम लोकसभा चुनावों से लगातार देख रहे हैं। इधर अब एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल इवेंट कहें तो वो हुआ है, या कहें तो अंतर्राष्ट्रीय घटना के बाद भी राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए हैं। बार बार नरेंद्र मोदी को चुनौती अपनी ही बाकी बातों, विचारों और कुछ बातें ऐसी जो प्रूफ कर देती हैं, उसके जरिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से चल रही जंग में कल यूक्रेन को रूस पर एक बड़ा वार करने का मौका मिला, बड़ा हमला करने का मौका मिला। रूस पर यूक्रेन ने एक हमला किया जिसमें उसने रूस के कम से कम 40 बम वर्षक विमानों को नष्ट करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यह तबाही ड्रोन हमलों से की गई है। यूक्रेन पिछले 11 महीनों से अपने कुछ ड्रोन मालवाहक कंटेनरों में छिपाकर रूस के भीतर भेज चुका था। फिर सैन्य अड्डों के पास उन्हें रिमोट से चलाकर विमानों को निशाना बनाया गया। याद कीजिए कि इसी साल फरवरी में राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि ड्रोन ने युद्ध में क्रांति ला दी है। इसकी बैटरी, मोटर और ऑप्टिक्स ने मिलकर युद्ध के मैदान में संचार का अभूतपूर्व तरीका इजाद किया। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी और उस समय यह बात भी राहुल गांधी ने कही थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़े बड़े टैंकों का इस छोटे से ड्रोन के कारण सफाया हो रहा है। यह अगला रिवॉल्यूशन है। अफसोस है कि हमारे यहां इस चीज पर अब तक फोकस नहीं किया गया है। जरा इसको दिखाइए, पूरा देखते हैं। 9 मिनट की बाइट है, लेकिन शुरुआती जो ड्रोन दिखा रहे हैं और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। वीडियो में जो है वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी नीचे लिखा हुआ है और आपको पहले हिंदी पढ़ के मैं बता चुका हूं। जरा सुन लेते हैं। Unfortunately, they don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. As I said in my speech, I'm speaking directly to the young people of this country. And in my speech, I had mentioned about how drones are changing warfare. So I wanted to go a little bit deeper into that idea. So here is a drone. This is a DJI drone made in China. And that's a battery, lithium polymer battery. These are 4 brushless DC motors, and that's the camera. So what I was saying was that when you connect these brushless motors to this battery, give it a camera, and allow people to communicate directly with this through FPV unit, you change warfare. This little thing is now making tanks. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी के इस वीडियो पर भाजपा और उसके समर्थकों ने काफी मजाक उड़ाया था। खिलौनों से खेलने जैसी टिप्पणियां राहुल गांधी के लिए की गई थी उस समय भाजपा और भाजपा के समर्थकों के द्वारा। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर दूरदर्शी नेता साबित हुए हैं। विचारधारा के मतभेद अपनी जगह हैं दोस्तों, लेकिन अगर वो अपने अध्ययन, रिसर्च और अनुभव से कोई सलाह दे रहे हैं तो अहंकार त्याग कर सरकार उनकी बात सुने, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि सत्ता की हनक में सही बातों को भी सुना नहीं जा रहा है। आप याद कीजिए कि नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीनेशन, इन सब पर भी राहुल गांधी ने जो सलाह सरकार को दी थी, रफाल तक पर आप याद कीजिए। और रफाल को लेकर, रफाल विमान को लेकर अभी कितनी सारी बातें हो रही हैं कि हमारे 3 रफाल विमानों को पाकिस्तान ने गिरा दिया। इन सब पे राहुल गांधी ने खूब अपनी बातें कही थी। जीएसटी पर राहुल गांधी ने अपनी बातें कही थी, लेकिन वो बातें नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। खैर, राहुल गांधी अपना दायित्व निभा रहे हैं। उधर बीजेपी को अब उसके ही साथियों से चुनौती मिलने लगी है।
बिहार में चिराग पासवान चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने इसी बात को कहते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। आइए जरा चिराग पासवान को सुनते हैं कि बिहार में कैसे एक तरफ राहुल गांधी की चुनौती, दूसरी तरफ चिराग पासवान कैसे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। इस पर भी हम बात करेंगे, पहले लेकिन चिराग पासवान को सुनिए। लेकर भी बात, आप भी चुनाव लड़ने की बात चले, कहां से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो सुन रहे थे आप यहां चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो क्या अब चिराग बीजेपी का साथ छोड़कर अकेले बिहार की राजनीति में उतरेंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार में अभी नीतीश कुमार और बीजेपी ही सीटों के बंटवारे में उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार को सीटें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बीजेपी भी चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े चुनाव। लेकिन क्या अगर एनडीए का तीसरा साथी यानी चिराग पासवान भी दमखम के साथ वो उतरते हैं मैदान में, तो क्या वो सिर्फ 5-7 सीट लेकर मानेंगे, या उनका दावा भी 100 से ऊपर सीटों का होगा? ये देखना होगा। और इसके लिए बिहार की विधानसभा की जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, वो तो इन्हें ही, इन तीनों पार्टियों को खासकर, इसके अलावा भी हैं एनडीए के साथी बिहार में। लेकिन उधर आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मुझे भी 40 सीटें चाहिए। तो आखिर कितनी सीटें किसको मिलेंगी? और इन सब के बीच चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं, इसका क्या असर? कह तो रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के आगे कोई भी, यानी नीतीश कुमार जिस जगह पे बैठे हुए हैं सीएम की कुर्सी पर, वो सीट खाली नहीं है। लेकिन क्या चिराग सिर्फ ये बयानबाजी है चिराग पासवान की, या कुछ और है? इन सब पे चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। आज कुंभ पर हुई बैठक में फडणवीस अकेले रहे, शिंदे और अजित पवार उसमें शामिल नहीं हुए। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि हमने अमेरिका के सामने खुद को झुकाया है। और ये बात अगर ऐसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी आकर बताएं देश को, दुनिया को। ये बात कह रहे हैं स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी। इधर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बार फिर एस जयशंकर को घेरा है कि हमले की जानकारी पाकिस्तान को पहले किस लिए दी गई। आइए दिग्विजय सिंह को सुन लीजिए। जयशंकर जी बहुत ही अनुभवी वे डिप्लोमेट हैं, राजनयिक हैं। उनके पिता तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और डिफेंस के एनालिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट थे।
अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे, तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले बता दिया तो फिर वहां से तो चले ही गए होंगे। वो दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। तो सुन रहे थे आप, दुश्मन को अगर आप पहले से बता दें कि हम आपके यहां आ रहे हैं तो फिर दुश्मन तो हमला कर ही अपनी तैयारी कर ही लेगा। बीजेपी के पास न सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब है, न ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को वो कोई तर्क पेश कर सकती है। अलबत्ता मोदी और अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर को वोट उगाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहां भी जो हालात बन रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे बीजेपी नेताओं की सेना पर टिप्पणी हो या सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विदेश सचिव की ट्रोलिंग हो, हर जगह बीजेपी के लोग मोदी और अमित शाह के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और काम आ रहे हैं केवल सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, यानी जो डेलीगेशन इंडिया से विदेश गया हुआ है और उसमें गए हुए सांसद, जो देश देश घूमकर यानी विदेश में अलग अलग देशों में घूमकर मोदी का पक्ष रख रहे हैं। इन सांसदों से देश वापसी के बाद नरेंद्र मोदी 9 और 10 जून को मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबर आज आ रही है। लेकिन इसके बाद क्या संसद का माहौल बदलेगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट डलवाने की कोई चाल नरेंद्र मोदी चलेंगे? यह सब देखना होगा। फिलहाल तो मोदी राहुल गांधी के आगे पस्त दिख रहे हैं। आइए चर्चा आज इसी मसले पर करते हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट डलवाने की नई चाल क्या चल दी है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उस डेलीगेशन से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी आखिर क्यों पस्त हो जाते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ राहुल गांधी, रूस यूक्रेन वार, कल जो घटनाक्रम उसको देखिए ध्यान से, तो राहुल गांधी फिर एक बार सही साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी इनके सामने थोड़ा सा अपने अहंकार में इतने लबरेज हैं कि वहां पर उनको कुछ सुनाई दिखाई देता नहीं है। उनके चाहने वाले लोग ही राहुल गांधी को लपेट लेते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन देश जान रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो विदेश डेलीगेशन गया है, उस डेलीगेशन वो अब लौटने की अब उनकी बारी आ रही है, लेकिन वहाँ से कुछ हाथ नहीं लग रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है G7 जिसकी बैठक इस बार कनाडा में होनी है, और इस बैठक में चाहे G8 हो, पहले G8 होता था क्योंकि रूस उसमें था, रूस को हटा दिया गया रूस यूक्रेन वार के कारण, और अब G7 ग्रुप है, कंट्री है, ग्रुप ऑफ 7, और उसमें इस बार होस्ट कर रहा है कनाडा। और कनाडा के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी उसमें स्पेशल इनवाइटी के रूप में जाते थे। कुछ कंट्रीज़ को बुलाया जाता है ऐसे विकासशील देश के नेताओं को ऐसे आयोजनों में। कहाँ देखा जाए अपने देश को, इन सबको अगर देखा जाए, और इन सब के बीच राहुल गांधी लगातार चुनौतियां पेश कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? राजीव जी, सबसे पहले तो बात विदेश नीति की जाए। विदेश नीति की बड़ी विफलता चारों तरफ दिखाई दे रही है। उसका एक सबूत आज अभी जो आपने बताया वो मिला। पिछले 6 साल से लगातार नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पे G8 या G7 की बैठकों में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि बुलाया जा रहा था। तो इस बार क्यों नहीं बुलाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ट्रूडो के समय कनाडा से संबंध अच्छे नहीं थे? भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन गैर सदस्यों को भी बुलाया जाता है एज ए स्पेशल इनवाइटी। अब मोदी जी को इस बार नहीं बुलाया जा रहा। अभी तक सूचना नहीं है कि उनको बुलाया जाएगा। 15 से 17 जून को ये बैठक होनी है कनाडा में। अब
अभी कुछ दिन पहले कनाडा की विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, जी। उनसे एस जयशंकर की लंबी फोन पे बातचीत हुई है। वो बातचीत का ब्यौरा मीडिया में रिलीज किया गया और उससे बताया गया कि अब कनाडा से हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, जो ट्रूडो के समय में थोड़ा बिगड़ गए थे। तो क्या अच्छे हुए जब उन्होंने बुलाया ही नहीं आपको? संबंध कहाँ अच्छे हुए? इसलिए जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो बड़ी विफलता है मोदी सरकार की और व्यक्तिगत मोदी जी के लिए। अब जरा देखिए 11 साल में मोदी जी क्या करते रहे। इस तरीके के सम्मेलनों में जाते थे, मीडिया में कभी इस बात की चर्चा नहीं हुई भारत में कि कूटनीतिक स्तर पे क्या हासिल हुआ। होता क्या था कि फोटो आ जाती थी कुछ कि मोदी जी बैठे हुए हैं और बाकी कुछ बता रहे हैं और बाकी राष्ट्राध्यक्ष जो है वो कान लगा के सुन रहे हैं, या मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं, बाकी राष्ट्राध्यक्ष पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक विश्व गुरु की छवि बनाने के लिए फोटो रिलीज होते थे। कूटनीतिक स्तर पे अगर कुछ किया होता तो इस वक्त गाढ़े वक्त में काम आता, जब भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता है पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर हाशिए पे ढकेलने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। लेकिन वो कूटनीतिक विफलताएं अब सामने आ रही हैं क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कोई हासिल किया नहीं था। वो केवल विदेश नीति को या विदेश दौरों को, इस तरीके के इवेंट को घरेलू राजनीति में अपने को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये फोटो आती थी, गोदी मीडिया में चलती थी, सोशल मीडिया वायरल होती थी और विश्व गुरु का डंका बजता था। ये बड़ा मौका उनके हाथ से जा रहा है क्योंकि इस वक्त उनको बहुत आवश्यकता है, कमजोर स्थिति में है। तो एक और विफलता जो है वो सामने आई है। जहां तक भारत के डेलीगेशंस का सवाल है, उनको कोई बड़ी अभी उपलब्धि नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि एक तो उनके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, केवल वो विपक्षी नेता हैं और जिम्मेदारी वहाँ जिस भी देश में है वहाँ के दूतावास की है कि वो अरेंज करे। मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप ने अगर इसमें थोड़ी उदासीनता दिखाई है भारत के साथ इस मामले में, तो बाकी विश्व को भी संदेश है और वो इस अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो जो सामने आ रहा है। अब जो बात राहुल गांधी के ड्रोन वाली बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं वो सच जाता है। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि ड्रोन, अब जो एयरफोर्स है वो ड्रोन के हिसाब से चलेगी, ड्रोन के हमलों से ये सस्ता उपाय है, कारगर है, बहुत प्रिसाइजली अटैक करता है और नीचे जाके अटैक करता है। बहुत डिटेल वीडियो राहुल गांधी का है, इसको मैंने भी एक अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया जी। और उसमें जो रूस के अंदर जो वीडियोस आए हैं, इसको राहुल गांधी बता रहे हैं कि FPV ड्रोन है, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, जो कि मोबाइल के ऐप से भी कंट्रोल हो जाता है। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यूक्रेन ने 1.5 साल पहले कोई 117 ड्रोन रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक भेज दिए थे। 41 जहाज इन ड्रोन ने गिरा दिए, वो वीडियो सामने आ गए। और वो ड्रोन और रूस का ही नेटवर्क इस्तेमाल किया, मोबाइल नेटवर्क, उन ड्रोन को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये बड़ा ऐतिहासिक है और इसी को राहुल गांधी रेखांकित कर रहे थे। जब ये बता रहे थे तो वो बहुत मजाक उड़ाया गया था। मैं फिर से बता दूं कि FPV ड्रोन जो है वो लगभग वही ड्रोन है राजीव जी जो बच्चों के खिलौने क्या है जी। राहुल गांधी बता रहे अपने उसमें कि वो उसी का इम्प्रोवाइज वर्जन है, उसी को सुधार के उसको एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बना दिया गया। जो बच्चों का ड्रोन आता है उसमें भी कैमरा होता है, वो कैमरा भी टिल्ट अप टिल्ट डाउन हो जाता है, उसके डायरेक्शन मूव हो जाते हैं। ये वही कैमरा उसको इम्प्रोवाइज मिलिट्री यूज के लिए कर लिया गया है। तो ये राहुल गांधी ने बताया और आप देखिए कि वो यूक्रेन ने उसको डिप्लॉय किया और कितनी बड़ी सफलता।
मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल के किसी युद्ध में, पिछले कई दशकों के युद्ध में, किसी भी देश के 41 लड़ाकू जहाज गिरा दिए गए हों। ये छोटे से ड्रोन की वजह से ये हो गया। तो राहुल गांधी एक बहुत ही गंभीर नेता के तौर पे एक बार फिर साबित हुआ है। और मोदी जी भी बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, रडार की चर्चा करते हैं, कोई नाले की गैस से चाय बनाने की चर्चा करते हैं। अभी वो उदाहरण सामने नहीं आए जी, लेकिन राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो उदाहरण हमारे सामने है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे सामने अभी नहीं है। नाले के गैस से चाय बनाने की कोशिश हमने भी की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया मैं, और नरेंद्र मोदी तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है प्रशांत जी कि उनको कभी लेके आऊं और बोलूं कि जरा प्रैक्टिकल करके दिखाइए। लेकिन राहुल गांधी यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो हाथ में ड्रोन लिए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है सबमरीन में, और कैसे गोडाउन में, कैसे एयरफोर्स में, ये सारी बातें राहुल गांधी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूं, जो बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाया है अभी प्रशांत टंडन जी ने। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं और थोड़ा और कहूंगा कि इसको और एलोबरेट कीजिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी डेलीगेशन को भेज चुके हैं, अब वो डेलीगेशन वापसी की तैयारी में है और अगले सप्ताह नरेंद्र मोदी के सामने होगा। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में कितनी तोड़फोड़ करने की कोशिश और जुगत में नरेंद्र मोदी जो हमेशा से लगे हुए हैं उसमें कितना सफल होते हैं वो, लेकिन देश का नाम भी कितना रोशन करके आए हैं ये डेलीगेशन के सदस्य, वो भी देखा जाएगा। तो एक तो बात वो, लेकिन दूसरी तरफ ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध में जो कुछ हुआ और उसमें राहुल गांधी फिर से, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि सबकी निगाहें बिहार पे ऑफ कोर्स रहेंगी, क्योंकि इस साल का एक चुनाव जो है, एकमात्र चुनाव, वो बिहार का अभी है, जो पहले दिल्ली का था अब बिहार का आखिर में है। तो उससे पहले भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, राहुल गांधी वहां भी जा रहे हैं। ऐसा 5 बार राहुल गांधी जा चुके हैं, अब 6वीं बार जाने वाले हैं, और पिछले 3 महीने में नरेंद्र मोदी भी उसी क्रम में लगे हुए हैं। यानी बिल्कुल फाइट देने में की पूरी कोशिश दोनों तरफ से, एक की बात नहीं करूंगा, दोनों की। नेता प्रतिपक्ष शूडो प्राइम मिनिस्टर होता है तो होना भी चाहिए, लेकिन यहां पर कैसे नरेंद्र मोदी फेल होते हुए नजर आते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा अहंकार त्यागें और राहुल गांधी की बात सुन लें तो इस देश का भला हो, जो हम लोगों ने 4 दिनों के संघर्ष में देख लिया। वहां भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात तो बाद में सुनेंगे, पहले अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की बात सुन लें तब भी भला हो जाए, क्योंकि 2-1 लोग तो उसमें ऐसे हैं जो शायद थोड़ी कायदे की बात करते हों, बाकी तो सब एक से ही हैं। राजनाथ सिंह को लोग अभी तक, कुछ साल पहले तक बहुत जिम्मेदार राजनेता मानते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके जिस तरह के बयान आए, उन्होंने अपनी छवि को भी उसी स्तर तक ले आए जिस स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री। पीओके के लेकर खासतौर से उनके जो बयान आते हैं बहुत ही हास्यास्पद है। मूल मुद्दे पर लौटते हैं जहां से बात आज हम लोगों ने शुरू की है। प्रशांत जी ने बहुत विस्तार से रूस और यूक्रेन के बारे में और G7 के बारे में बात कही है। पहले G7 की बात कर लेते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण संगठन है कि इसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन को भी इसमें एक मानद सदस्यता दी गई है, लेकिन वो जो रोस्टर से अध्यक्ष बनते हैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। वैसे ही वो एक यूनियन है, वह कोई देश नहीं। 2019 से भारत के प्रधानमंत्री एक सम्मानित अतिथि के रूप में G7 की बैठकों में जाते रहे, तो गैर सदस्य के नाते। इस बार बुलावा नहीं आया, इसकी पुष्टि राजीव जी हो गई है। CNN का वो क्लिप लगातार वायरल हो रहा है, CNN की रिपोर्टर कह रही है कि नहीं बुलाया गया, तस्दीक हो गई। हो सकता है अभी कोशिशें जारी हों, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के लिए प्रधानमंत्री का न्योता लेने जयशंकर गए थे, ऐसी कोई कोशिश हो सकती। लेकिन यह नौबत क्यों आई है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसके बारे में बात करना चाहता हूं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी लगातार। डॉक्टर राकेश पाठक जी अचानक गायब हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे ड्रोन इस्तेमाल होता है और गायब हो जाते हैं लोग। आजकल AI का ज़माना है, ये देखना होगा कि AI तो नहीं थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, पता करेंगे।
लेकिन जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। इसी ड्रोन पे बात हो रही है और अमेरिका, कनाडा, इन सब की बात हो रही थी। इसी बात को आगे बढ़ाइए जरा आप, और आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, और कहां पे यहां नरेंद्र मोदी को चुनौतियों पे चुनौतियां आप देखते हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है, बहुत बहुत जबरदस्त चुनौती दे रहा है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बस एक ही है कि विपक्ष में शायद जीतने की उतनी भूख नहीं है जितनी भूख नरेंद्र मोदी में है सरकार बनाने की, इसलिए काम कम और राज्यों में घूमना ज्यादा होता है उनका। आपकी टिप्पणी। कैसे प्रधानमंत्री अब विदेश नीति पर ध्यान दे रही है, उन्हें पहले देना था। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री को पूरे विपक्ष के नेताओं के बीच खुद जाना था, सर्वदलीय बैठकों में जाना था, बात करनी थी और अपने प्रतिनिधिमंडल को तब भेजना था दुनिया में कि देखिए इस तरह की आतंकी कार्रवाई हो रही है, तो उसका शायद फायदा होता। लेकिन ये मौका चूक गए प्रधानमंत्री, जो उनकी आदत है। दूसरी बात जो आपने कही कि जीतने की भूख विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में जीतने की भूख है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीतने के लिए उस स्तर तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक बीजेपी और उसके सहयोगी दल जा सकते हैं। तो विपक्ष ने अपनी भूमिका सीमित कर ली। अब जैसे आईपीएल का फाइनल कल होने वाला है अहमदाबाद में, मोदी स्टेडियम में होगा, और उस आईपीएल की थीम रखी गई है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज है, आईपीएल अलग चीज है। आईपीएल एक शुद्ध जुए का कार्यक्रम है, उसमें कोई खेल भी उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मुख्यतः उसका काम जुआ है। तो और ये भी कहा गया कि हम तीनों सेना अध्यक्षों को हमने बुलाया है उसमें। तो इस तरह की चीजें जो प्रचार के लिए करती है बीजेपी, वो इंतहा के भी आगे अगर कोई शब्द है तो वहां तक पहुंच चुकी। अपने फायदे के लिए देश की चिंता नहीं करते हुए, जो बात अभी राकेश पाठक जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की तो बात सुन लें, अपने सहयोगी नेताओं की बात सुन लें, विपक्ष की बात तो उनको सुनना ही चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने दल के लोगों की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की बात सुनने को राजी ना हो, सारे फैसले खुद ले और जिस तरह की घोषणाएं करे। आप ये बताइए, इतने सर्जिकल स्ट्राइक भारत पहले कर चुका है दुनिया के तमाम देशों में, लेकिन कितनी बार हमारी पुरानी यूपीए की सरकार ने या उससे पहले की सरकार ने घोषणा की कि हम घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारेंगे ये भाषा प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री की नहीं होती। ये भाषा आप इजराइल की नकल करने की कोशिश मत कीजिए, इजराइल या यहूदी बनने की कोशिश मत करिए। जो आप कर रहे हैं वो काफी बुरा है, वो नहीं करना चाहिए। तो जहां तक प्रधानमंत्री को अपना दायित्व निभाना था देश के लिए डिप्लोमेसी में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त रहते हैं, मैं पहले भी एक कार्यक्रम में कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री अपना काम करना चाहिए। उन्हें वे बीजेपी के नेता के रूप में पूरे देश में घूमते फिर रहे हैं, जो उन्हें नहीं घूमना चाहिए। लेकिन अब उन्हें चुनौती मिलने वाली है कांग्रेस से। जिस तरह राहुल गांधी ने संगठन पर ध्यान देना शुरू किया है, भोपाल आ रहे हैं, भोपाल में पार्टी के मुख्यालय जाएंगे, जो कई दशकों से वहां कांग्रेस के आला नेता नहीं आए हैं, बड़ी बुरी हालत है उस कार्यालय की। तो जिस तरह से संगठन पर कांग्रेस ध्यान दे रही है, जिस तरह से एकजुट होकर विपक्ष को साथ लेकर आगे आ रही है, वो सब चीजें बीजेपी के लिए बड़ी परेशान करने वाली है। दूसरी बात, चुनाव में जिस तरह इंडिया गठबंधन ने रणनीति की, लड़े, मुद्दों पर चुनाव लड़ा, ये सारे मुद्दे बीजेपी के हाथ से अब जा रहे हैं। न संविधान का मुद्दा बीजेपी के पास बचा, न सामाजिक न्याय के मुद्दे पे बीजेपी पिट रही है, कारपोरेट्स के मुद्दे पे पिट रही है, विकास की बात करने की जो बात थी उस पर पिट रही है। तो ये सारी चीजें, इसके जवाब में बीजेपी और सरकार का ये नेशनल हेराल्ड का केस ले आए, सड़क पर संसद के टकराव की बात कर ले, और यही सारी बातें हो रही। तो मुझे लगता है कि इन सब हालात में बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन पर हमले करने की कोशिश कर रही है और अपना प्रचार, अब मुझे नहीं लगता कि आईपीएल के मैच में ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार किया जाना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है जी। तो ये सारी बातें इस देश में हो रही है। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ, सरकार चलाने की तरफ, डिप्लोमेसी की तरफ और अर्थव्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, बजाय आईपीएल के, बजाय यहां वहां जाने के।
रहा सवाल G7 की बैठक में नहीं बुलाए जाने का, तो ये गंभीर मामला है। और ये इतना गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री की, यानी प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं, वह देश की हैसियत है। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं, तो हमारे देश की प्रतिष्ठा कम हो रही है और ये बहुत गंभीर चूक है। राजीव जी बिल्कुल गंभीर चूक है। अब हमारे मिस्टर इंडिया वापस आ चुके हैं, यानी राकेश पाठक जी। राकेश पाठक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी डॉक्टर साहब, असल में भोपाल में बारिश की वजह से जी जो बिजली है वो मिस्टर इंडिया बनी हुई है, बार बार आती जाती रह रही है, इसलिए मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर मुझे गायब होना पड़ा। जी मैं अपनी बात जहां पर छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाता हूं। भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों में खटास आई है, उसके पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादी और वे संगठन हैं जो लगातार वहां भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे। 2 साल पहले वहां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। उसके बाद कनाडा की पुलिस ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, शायद ऐसा कुछ नाम है उसका, उसने जो पड़ताल की, उसके पास हमारे भारतीय दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों के मैसेज, कॉल और इस तरह के रिकॉर्ड सामने आए कि उस हत्या में भारत के अधिकारियों और भारत के अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ है। मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि हमेशा से हमारा देश इस तरह की गतिविधियां करता रहा है। दुनिया के सारे देश करते, काउंटर इंटेलिजेंस करते हैं, देश विरोधी लोगों को दूसरे देश में जाकर निपटाते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए। लेकिन उसका ढिढोरा इस तरह नहीं पीटा जाता जैसे निज्जर की हत्या के बाद भारत में सत्ता समर्थक लोगों ने भौकाल मचाया था। उसका नतीजा यह हुआ कि कनाडा की सरकार ने हमारे राजदूत सहित तमाम अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया, दिल्ली स्थित उच्चायुक्त वापस बुला लिया। तब से अब तक किसी की तैनाती नहीं हुई है दिल्ली में। हमारे रिश्ते वहां तक पहुंच गए कि कनाडा के एक दस्तावेज में भारत को शत्रु राष्ट्र के रूप में भी रेखांकित किया गया। तो ऐसी स्थिति में इस मुकाम तक पहुंच जाना, जो प्रकाश जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं होता, वो भारत के प्रधानमंत्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बुलावा होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूएन हेडक्वार्टर में भी यही नेम प्लेट लगती है प्रधानमंत्री के आगे। दुनिया में जहां भी बैठते हैं वहां इसी तरह लिखा जाता है। तो ये भारत का अपमान है, भारत की उपेक्षा है कि हमारी विदेश नीति, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की कथनी करने के चलते एक ऐसा देश जहां लाखों भारतीय बसे हुए हैं, लोगों ने वहां की नागरिकता ले रखी है, कनाडा में एक तरह से एक छोटा भारत बसता है, वहां नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा। ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी चूक है। बहुत संक्षेप में उस विषय पर जिस पर प्रशांत जी ने प्रकाश डाला, जो ड्रोन का मामला है, राहुल गांधी हर बार अपने आप को सही साबित करते चले आ रहे। 31 दिसंबर 2019 को उनका वो पहला ट्वीट कि कोविड नाम की बीमारी आ रही है, तब से लेकर आज तक राहुल गांधी की एक भी चेतावनी, एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। ड्रोन के बारे में वे जो चेता रहे थे, हम में से लोगों ने नहीं सुना, सरकारों ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, देश ने नहीं सुना, खिल्ली उड़ाई गई। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि अब वॉरफेयर बदल चुका है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली और युद्ध में कभी नहीं बदलेगी, तकनीक जितनी भी आधुनिकतम आती जाएगी, एक चीज नहीं बदलेगी, चौंकाकर अनायास हमला करना। वो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के समय से और उसके पहले से भी, उसको तड़ित समर्थन हिंदी में कहते हैं, हम लोग उसे ब्लिट्जक्रिग भी कहते हैं, यानी बिजली की तरह चमकना, हमला करके गायब हो जाना। यूक्रेन ने वही किया और हमने अपने 90 घंटे 4 दिन के युद्ध में क्या सबक सीखा? हमारा जो नुकसान हुआ उसकी अभी तक कोई गिनती सामने नहीं आई है, कोई हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है। तो ये जो आधुनिक युद्ध कौशल है, एक छोटे से कुछ हजार रुपए के खर्चे से तैयार ड्रोन करोड़ों रुपए की मिसाइलों को चकमा देकर आपके देश के भीतर 4000 किलोमीटर भीतर रूस के घुसकर तबाही करके चला गया। तो हमें भी अपनी सैन्य रणनीति, सेना का आधुनिकीकरण, नए नए
नए युग के हथियार और उसके उपायों पर विचार करना चाहिए। यही तो राहुल गांधी समझा रहे हैं बार बार। और अंतिम बात, कल राहुल गांधी ग्वालियर, क्षमा कीजिए, भोपाल आने वाले हैं। संगठन सृजन अभियान में 4-5 घंटे का दौरा है, अलग से भी उनका कुछ कार्यक्रम है। कांग्रेस अब उस काम में लगी है जो काम उसे वर्षों पहले करना चाहिए था। कोई भी राजनीतिक दल जमीनी संगठन के बिना सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी ने सच्चाई को समझ लिया है। कुछ बड़े परिवर्तन अगले 3-4 दिनों में और होने वाले हैं कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी की टीम के हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो कल के बाद कल शाम तक देखेंगे क्या भोपाल में होता है कांग्रेस की गतिविधियां। ये राजीव जी बिल्कुल, भोपाल में कांग्रेस की गतिविधियां क्या रहती हैं। राहुल गांधी एक लंबे अरसे के बाद, यानी दशकों बाद कहें तो, कोई आला अधिकारी पहुंच रहा है कांग्रेस पार्टी का अपने ही कांग्रेस मुख्यालय में, और उसके बाद कांग्रेस को मजबूती देने का प्लान पूरा का पूरा वहां होगा, चॉकआउट करेंगे। उसके बाद परसों राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, यानी संगठन स्तर पर कैसे कांग्रेस मजबूत हो। और कांग्रेस कह चुकी है कि ये 2025 का साल संगठन को मजबूत करने का साल है। क्या संगठन में भी परिवर्तन होगा, ये भी देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की बात, अंदरूनी बात ये, लेकिन बाहर जो चल रहा है उसमें कितनी चुनौतियां पेश करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और क्यों अपने अहंकार को दूर रखकर नरेंद्र मोदी थोड़ी सी बातें सुन क्यों नहीं लेते हैं। चाहे आप देख लीजिए, जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, कोरोना वैक्सीनेशन का मामला हो, या राफेल का मामला हो, या अब ड्रोन का मामला हो, हर मामले में राहुल गांधी सही साबित होते हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपकी टिप्पणी इन तमाम मसलों पे और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर और उस पर सियासत जिंदाबाद। धन्यवाद राजीव जी। जब आप राजनीति अपने को केंद्र में रख करके करते हैं या अपने दलीय हितों को प्रमुखता देते हैं, तो निश्चित रूप से फिर राष्ट्रीय हित उपेक्षित हो जाएंगे। दोनों हित एक साथ नहीं चल सकते। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और उस राष्ट्रीय हित को जब आप सर्वोपरि रखेंगे तो कई बार आपको अपने हितों की अवहेलना करनी पड़ती है। अब G7 की बात हम लोग कर रहे हैं। 2019 के बाद से लगातार भारत आमंत्रित होता रहा है, और ये केवल कनाडा का सवाल नहीं है। कनाडा में यह सम्मेलन हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी अध्यक्षता तो इटली के पास है। गोया इटली की तरफ से भी कोई दबाव नहीं है कि भारत को आमंत्रित किया जाए जी। और यह बात जो कही जा रही है कि अभी तक किसी को आमंत्रण नहीं गया है, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ये तो बाकायदे उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि उनको आमंत्रण प्राप्त हो गया। उनके ऑफिशियल ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो ये तो बात नहीं कि वो आमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। और 15 से 17 जून के बीच में अगर यह सम्मेलन होने वाला है, तो अभी तक लोगों को, विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाया न गया हो, एक को कैसे स्वीकार कर सकता है? ये संभव है क्या? किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन इतने शॉर्ट नोटिस पे हो जाते हैं? प्रश्न नहीं पैदा होता। और केवल इटली का भी संदर्भ में न बोलना, और कनाडा में आम जो सिख समुदाय के लोग हैं, सिख फेडरेशन के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं विरोध करने के लिए कि आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ये किस बात का संदेश है? हम अभी तक ट्रूडो की घटना आज की तो है नहीं, दिल्ली की कब की घटना है वो, उसके बाद निर्जर घटना आज की तो है नहीं। हम अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए कितना आगे बढ़े। और कनाडा ऐसा नहीं कि उसने कोई अचानक निर्णय ले लिया। उस सम्मेलन के दौरान ही, G20 के सम्मेलन के दौरान ही ट्रूडो साहब के जहाज में खराबी आ गई थी। उन्होंने उसको दुरुस्त करने के लिए भारत का सहयोग तक नहीं लिया, तब भी हम नहीं चाहते। वह दिल्ली में अपने जहाज के रिपेयर होने तक दिल्ली में बने रहे, लेकिन उन्होंने कोई कूटनीतिक संपर्क किसी से नहीं रखा, किसी से उनकी कोई बात नहीं हुई, तब भी हम नहीं चाहते। क्या इन संकेतों की अवहेलना करके आप कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में मजबूत हो सकते हैं क्या? आप केवल संदेश दे सकते हैं कि नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब आपको किसी की परवाह नहीं है तो दुनिया में आपको दुनिया भी परवाह नहीं करेगी। ये तो आपसी लेन देन, आपसी समझदारी का दौर है। इसमें आपको एक दूसरे के लिए जरूरतमंद साबित होते रहना है और एक दूसरे के मौके पे खड़े रहना है। लेकिन अगर आप इन संकेतों को नहीं समझेंगे तो G7 कोई सामान्य सम्मेलन तो है नहीं। दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं वहां मौजूद हैं।
चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जापान, तमाम देश वहां मौजूद हैं जो एक विकसित अर्थव्यवस्था, साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका दुनिया में दबदबा है। और वहां जब हम 2019 लगातार बुलाए जाते रहे हैं, इसी सरकार के दौर में, कोई ऐसा भी नहीं था कि पूर्ववर्ती सरकार रही है, इसी सरकार अपने मोदी सरकार के ही दौर में, और यह सरकार 5 साल के बाद ही इस परंपरा को बनाए रखने में विफल हो गई। सवाल यही है कि संसदीय दलों का विदेशी दौरे, ये विदेशी दौरे क्या आप कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की औपचारिक यात्राओं से कुछ हासिल कर लेते हैं? क्या संभव है? वो आप गए और पहुंच गए और वहां भारतीय दूतावास में आप रह लिए और 2-4 लोगों से आपकी मुलाकात हो गई। संभव है कि आप किसी जो महत्वपूर्ण लोग हैं, अगर आपकी मुलाकात सरकारों से नहीं होती, और सरकारों से मुलाकात अचानक नहीं होती, मेरा खुद का अनुभव है, सरकारें ऐसे नहीं मिलती। सरकारों से मिलने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी होती है। किसी सम्मेलन के दौरान 2 सरकारें आपस में मिल लें साइड लाइन्स में, वो अलग सवाल है, लेकिन द्विपक्षीय बातें ये इस तरह से नहीं होती, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आप उस तैयारी के अभाव में कहीं यात्रा करने जाते हैं तो केवल एक औपचारिकता है। हो सकता है आप कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हो, वह राजनीतिक संदेश कितना निकलेगा, कितना प्रभावी होगा, इस पर ही बहस की जाएगी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, यह स्पष्ट है। और यही इस दौरे का हासिल है। अभी तक किसी भी संसदीय दल के साथ यात्रा में पहुंचे लोगों ने, विजिटिंग जो कंट्रीज हैं, उनके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कभी किसी की मुलाकात हुई हो, उन सरकारों ने, सरकारों की तरफ से कोई संयुक्त रिलीज जारी होगा तो संभव ही नहीं है, होती भी नहीं। जो स्ट्रक्चर्ड बातचीत अगर नहीं होती है तो कोई संयुक्त रिलीज नहीं होता। लेकिन सरकार की तरफ से तो एक रिलीज जारी हो सकती है कि हमारे यहाँ ये लोग आए थे और ये बातचीत हुई जी, या ये आए थे, ये मुलाकात हुई, हमारा विषय था। इस सरकार ने नहीं कहा। हम कितने गंभीर थे, भारत की तरफ से क्या क्या गंभीरता दिखाई गई कि कम से कम विदेश मंत्रालय के द्वारा जो रोज ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग में भी नहीं बताया गया कि जो 7 शिष्टमंडल गया था विभिन्न देशों में, उसका ये हासिल है। आज का कार्यक्रम में रहा, कल का कार्यक्रम यह है, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो न तो सरकार से आपकी मुलाकात हुई, न वहां के आप सिविल सोसाइटी से आपकी मुलाकात हुई, न आप वहां के इंटेलिजेंसिया से मिल पाए, न वहां के मीडिया के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो मिले किससे आप? और अगर आप इनसे नहीं मिलते, सरकारों से नहीं मिलते, तो सरकार का रवैया नहीं पता चलता, उन सरकारों के सामने अपनी बात नहीं कर पाते हैं, और उस देश में जो वातावरण बनना चाहिए वो अभी नहीं बन पाता, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है जी। तो कर क्या रहे हैं? इस तरह से कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश आप भले कर ले, लेकिन बन भी नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। और यह केवल है यह एक पिछले दौर के दौरान का यह उन उदाहरणों में भी एक शामिल है कि सरकार किसी विषय को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं होती, वह ऐसी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका हो। नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी में पूरे विपक्ष ने इसकी आलोचना की, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई, कोई संशोधन करने के लिए नहीं तैयार हुई। परिणाम क्या हुआ? एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस एमएसएमई सेक्टर के ध्वस्त होने से आपकी अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई, आपका उत्पादन कितना प्रभावित हुआ, रोजगार के अवसर जो सृजित हो रहे हैं वो कितने प्रभावित हुए। किसी विषय को आपने, जीएसटी के मुद्दे को ले लीजिए, जीएसटी के मुद्दे में पर कोई ऐसा विषय रहा हो जिस विषय को लेकर के सरकार गंभीरता से बात कर रही हो। आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस बात को सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप दावा तो करते हैं, भारत सरकार दावा करती है कि आयुध उपकरणों के उत्पादन में हमारा कोई शानी नहीं है, हमने बहुत प्रगति कर ली है, हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आज की जरूरत ड्रोन है तो उस ड्रोन के उत्पादन में, आधुनिक ड्रोन के उत्पादन में हम कितना आगे बढ़ पाए? अगर आप उसके उत्पादन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के प्रति आप कितने गंभीर हैं? और यह कोई कल्पना करने की जरूरत तो है नहीं। इस संघर्ष में जो भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव घटना के बाद हुई, इस संघर्ष में भी ड्रोन की उपयोगिता सामने आई। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन का उपयोग हुआ। हमास और इजराइल के युद्ध में लगातार इसका उपयोग हो रहा है।
हमास ने कितने बड़े पैमाने पर इजराइल पे हमले किए ड्रोन के माध्यम से, उसी के बाद से जब ये एस्केलेट हो गया पूरा का पूरा संघर्ष। तो उदाहरण आपके सामने है कि जो परंपरागत लड़ाई मिसाइल की, तोपों की, मारक हवाई जहाजों की, उसका अपना स्थान है, लेकिन एक नया उपकरण आ गया जो पूरी दुनिया में हो रहे सैनिक संघर्षों को प्रभावित कर रहा है, और इस विषय पे हम मौन है, इसमें हम कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से ब्रह्मोस की उपलब्धि हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो एक तात्कालिक आवश्यकता आ गई, और अगर आप इसमें विपक्ष के नेता की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे, तो फिर ये तो राष्ट्रीय हित की बात नहीं हुई। जितना जितना राष्ट्रीय हित सरकार सोचती है, उतना ही राष्ट्रीय हित विपक्ष भी सोचता है। उसी राष्ट्रीय हित के चिंतन के लिए विपक्ष है, और अगर आप विपक्ष को खारिज करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आप तो आप कोई बहुत कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर इन विपक्ष को नकारने की इस कोशिश में केवल राजनीतिक दलीय राजनीति है, तो वो भी राष्ट्रीय हित नहीं है। फिर राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश जनता के बीच में कब तक कायम रहेगी? स्वाभाविक सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों के मन में जो सवाल पैदा हुए, या इसी सोच का परिणाम, इसी कार्यशैली का परिणाम है। ये संभव नहीं, इस देश में कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ है जिसमें सरकारें और विपक्ष आपस में बैठ करके बातचीत न की हो। ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ जिसमें सरकारें और विपक्ष की आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास का माहौल न हो। सरकारों ने विपक्ष के नेताओं को दुनिया के पैमाने पर भेजा न हो, आपने कुछ नहीं किया। और केवल इसके पीछे तो कारण नहीं था कि हर जगह आपके सुपरमेसी दिखाई पड़े, केवल आपका चेहरा दिखाई पड़े। तो अगर आप अपने को बीच में रखकर, केवल और केवल अपने को बीच में रखकर, 21 सालों के पिछले 11 वर्षों की राजनीति का हासिल क्या है, ये तो खुल गया, सबके सामने आ गया। इसके लिए तो कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है कि संघर्ष में एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके पक्ष में बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ। जिस पाकिस्तान को इसी भारत ने दुनिया के पैमाने पर खारिज कर दिया था, एक आतंकवादी देश के रूप में उसकी पहचान बना दी थी, आज उसी पाकिस्तान और भारत को एक साथ बोला जाने लगा है। दुनिया के तमाम देश बोलने लगे हैं। जो देश लगातार आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को लेकर के मौन है, या पाकिस्तान का उस तरह से खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा में हम यह बताने के लिए में विफल रहे कि जो लोग आपके यहाँ शरण पाए हुए हैं, वो लोग हमारे यहाँ आतंकवादी हैं, हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर पाए हम? अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी विफलता नहीं है ये। अगर आप पाकिस्तान के बारे में लोगों को, दुनिया को यह तथ्य नहीं रख पाते हैं कि वो देश है जो केवल और केवल आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, जैसे मोहम्मद का दफ्तर वहां, लश्कर तैयबा का दफ्तर वहां, जितने कुख्यात आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में, बावजूद इसके दुनिया के पैमाने पर हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आतंकवादी देश है। 1979 से 1989 तक या रूसी सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान में अपने उग्रवादियों को भेजता रहा देश, सबके सामने है। ये तथ्य है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं, हम और आप कोई कल्पना करके बात कर रहे हैं। बावजूद इसके हम दुनिया के पैमाने पर पाकिस्तान के प्रति एक यह माहौल बनाने में विफल रहे कि आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला देश है। कहाँ चूक हुई हमारी? या तो हमारे संवाद में कमी है, या हमारे पास तथ्यों की कमी है, या हमारे पास साक्ष्यों की कमी है। 2008 में एक आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हमने स्थापित करने में भारत सफल हो गया कि आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इसको स्वीकार किया गया। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कहा कि पाकिस्तान को जो सहायता दी गई वो आतंकवादियों को प्रोत्साहन के लिए प्रयोग किया गया। सरकार को सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान को सहयोग क्यों दिया गया। वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई पड़, उनके साथ कह रहे हैं कि हम व्यापार करेंगे। तो यह आपको अपनी चूकों को स्वीकार करना पड़ेगा, और चूक को स्वीकार करके अपने उसको संशोधित करना कोई पराजय की बात नहीं होती है, और राष्ट्रीय हित में आगे बढ़ने की। अभी भी मेरा अपना मानना है कि अगर यह सरकार और अगर अपने दलीय हितों से उठ करके राष्ट्र हित की बात को करने की उसको प्राथमिकता देगी, तो अभी भी सुधार की ढेर सारी गुंजाइश है, अभी बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर या 22 अप्रैल के बाद की गतिविधियों पर थोड़ी आलोचना नरेंद्र मोदी की होने लगी, तो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग और ट्रोल आर्मी के लोग 26/11 की बात, 2008 की बात लेकर आने लगे कि 2008 में क्या हुआ था, इतने लोग मारे गए क्या नहीं। उस पर भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जवाब अगर कोई जानना चाहे, सुनना चाहे, तो वो उन चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ 26/11 हो
या 22 अप्रैल 2025 हो, सबसे बड़ी बात यह कि क्या भारत इस मसले को विश्व स्तर पर रख पाया है अच्छी तरह से तरीके से कि पाकिस्तान एक आतंकवादी पनाह देश है, आतंकियों को पनाह देता है, और ये बात दुनिया जानती है। उसके बाद भी आज भारत के साथ आतंकवाद के मामले में क्यों नहीं है दुनिया के देश क्यों नहीं भारत का साथ दे रहे हैं, ये देखना और इसके बारे में सोचने की जरूरत है भारत को, भारत के नागरिकों को, भारत की सरकार को। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी देशों में गए, 72 देशों की यात्रा उन्होंने की पिछले 11 साल में, और उसमें 129 से 130 बार गए इन देशों में, उसके बाद भी अगर, और जहां हर बार आतंकवाद में हम दोनों देश एक साथ हैं, ये लाइन लिखी हुई आती थी, याद कीजिए, ये लाइन आतंकवाद के मसले पे इन दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखी है। लेकिन क्या हुआ, आज आतंकवाद के नाम पे तो आप पाकिस्तान से लड़ रहे थे, क्यों नहीं साथ दे रहा है कोई दुनिया का दूसरा देश आपका? सवाल तो पूछा जाएगा, और वैश्विक स्तर पर कहीं हमारी कमजोरी है तो उसको उजागर होना चाहिए। आप छिपा के और वहां पर हम कमजोर हैं ना बताएं, ये नहीं होगा। सिंगापुर में जाकर सीडीएस हमारे क्यों बोल के आए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे कितने विमान गिरे, ये जरूरी है कि गिरने के बाद हमने क्या किया। अमलेंदु जी, ये गंभीर मसला है जिसको हम लोग रोज यहां उठाते हैं, लेकिन ओवरऑल रफा दफा करके इन तमाम बातों को आप ही का, यानी बीजेपी का ही पूर्व सांसद, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी रोज पूछ रहा है सवाल, जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप मदमस्त हैं, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है किसी और की, क्योंकि आपको लगता है कि हमको तो चुनाव जीतना है, पूरे भारत को, हिंदुस्तान को भगवा रंग में रंग लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी दुनिया जो कहे जो देखे, हम तो राज करेंगे, जैसे अर्दोगान वहां कर रहे हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, जैसे शी जिनपिंग कर रहे हैं, उसी राह पे हम भी जाएंगे। क्या अमलेंदु जी यही है? बिल्कुल राजीव जी, यही है। और एर्दोगन से दोस्ती भी बड़ी पक्की है। आपने ये दिखाया था किस तरीके से असम की जो बीजेपी है उसने ट्वीट किया था कि साहब मोदी जी पे बड़ा जारी किया है डाक टिकट। हालांकि बाद में मालूम पड़ा कि वो अकेले मोदी जी पे नहीं, G20 के जितने भी देश गए थे सब पे वो डाक टिकट जारी हुए थे, वो अकेले मोदी जी पे जारी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ बताया गया कि एर्दोगन ने मोदी जी पर डाक टिकट जारी किया है, और बड़े उसको ढोल पीटे थे इसी बीजेपी ने, तो एर्दोगन से दोस्ती है। और वो एर्दोगन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जी जिनपिंग से दोस्ती है, मगर अब चीन का जो नाम मुंह से नहीं निकल रहा है प्रधानमंत्री के। पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पुतिन अब साथ नहीं खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले रहे हैं। तो आखिर ये जो कूटनीति है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये जो डंका बज रहा था, ये आखिर बज कौन सी दुनिया में रहा था राजीव जी? सवाल तो ये ना, इस ब्रह्मांड में बज रहा था या किसी दूसरे ब्रह्मांड में बज रहा था? क्योंकि G20 का यहाँ बड़े ढोल पीटे गए थे, ये तो विश्वगुरु बन गए, G20 की अध्यक्षता मिल गई है। उस G20 में से कौन सा ऐसा देश है राजीव जी जो भारत के साथ खड़ा हुआ हो, जिसने एक लाइन जो है वो जारी की हो कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं? वो एर्दोगन भी G20 के सदस्य हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जो मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ जो हो रहा था सम्मेलन, उसमें तुर्की शामिल था, और वो एर्दोगन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए। और आप कह रहे हैं कि हम उनसे अब संबंध विच्छेद कर लेंगे, बाइकआउट कर लेंगे, आप कह रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी, ये जो G7 समिट हो रही है और जिसमें न्योता जो है नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री को, और हमारे प्रधानमंत्री को क्या इसका ये प्रधानमंत्री का अपमान थोड़ी है, तो कनाडा ने भारत का अपमान किया है। लेकिन राजीव जी मुझे जहां तक याद है, ये G7 समिट वही है जहां ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी जब अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ये G7 की समिति थी जिसमें बराक ओबामा जो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये कहा था। उसी G7 की समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है। दूसरा राजीव जी की कनाडा से हमारे रिश्ते सिर्फ ये नहीं है कि साहब हमारे वहां लोगों ने जाकर नागरिकता ले ली है, बहुत से भारतीय वस्त्र हैं, इतना ही नहीं है। कनाडा वो देश है राजीव जी जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी भूमिका है। और भूमिका इस तरीके से है कि पहली बार भारत से बाहर जाकर कोई क्रांतिकारी संगठन बना, उसका नाम था गदर पार्टी, जिसके नेता करतार सिंह सरावा और सुवर्ण सिंह जोश थे। वो कनाडा में जाकर बनी। जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का जितना भी भारत में हुआ, सबके जो थे प्रेरणा स्रोत वो लोग सब रहे। तो जिस कनाडा से हमारे स्वतंत्रता संग्राम का संबंध जुड़ता है, वो कनाडा अगर आज हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है इस तरीके से,
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी विदेश नीति है, कौन सी कूटनीति है, ये कौन सा डंका बज रहा है राजीव जी, जिससे 100 साल के संबंध जो वो खराब हो गए भारत से। तो ये तो देखना होगा। तो ये कुल मिलाकर राजीव जी यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में कुछ भी करते रहे। और देखिए राजीव जी, जो सुनील शुक्ला जी ने बताया कि साहब यहाँ उनका विमान खराब हो गया, 3 दिन तक पड़ा रहा विमान जस्टिन ट्रूडो का। आप देखिए, एक देश वो है कि उसका विमान, उसके एक पूर्व राष्ट्रपति का विमान जो उस समय राष्ट्रपति था, वो यहाँ खराब हो गया, 3 दिन तक पड़ा रहा। उसका बदला उसने इस तरीके से लिया कि उसने हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। हमारा प्रधानमंत्री क्या करता है, सुबह से शाम तक पंडित नेहरू से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह, सारे प्रधानमंत्रियों को रोज कोसता है, चाहे देश की धरती पर हो चाहे विदेश की धरती पर हो। तो ये तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीखना चाहते हैं तो सीख ले कनाडा के नए राष्ट्रपति से, पीएम ट्रूडो जो है उसके, हाँ पीएम के उनके, हाँ पीएम नए पीएम से सीख लें कि भाई पुराने पीएम के अपमान का बदला उसने किस तरीके से ले लिया। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अभी भी जो है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए दोष अभी भी पंडित नेहरू को होगा। अगर हमारे राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर इसमें जो जाती नौसेना तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, तो इसके लिए भी दोष पंडित नेहरू का ही होगा, क्योंकि नौसेना नहीं जुड़ेगी, पंडित नेहरू नहीं रोक लिया होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर राजीव जी ये है कि हमारा प्रधानमंत्री, अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति क्या है, कौन तय करता है, नरेंद्र मोदी तय करते हैं। देश की कौन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वही तय कर रहे हैं। तो जब सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो भाई ये जो नुकसान हो रहा है ये क्या मेरे जिम्मे आएगा? ये भी तो प्रधानमंत्री की जिम्मे आएगा। अगर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये लौट के आ रहा है राजीव जी, हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है बिना कुछ किए रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी तो नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही है। और राजीव जी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और कहा कि चैलेंज खोज कर बताएं शशि थरूर के प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप प्रशासन के किन अधिकारियों से भेंट की। नोट, गूगल, ग्रोक, चैट जीपीटी व मेटा आदि की मदद ले सकते हैं। तो हम तो नहीं कर पाए राजीव जी। प्रधानमंत्री अगर इसके बारे में कोई जानकारी रखते हो तो जरूर बता दें कि शशि थरूर का मंत्रिमंडल का जो प्रतिनिधिमंडल है वो किस देश के किस प्रधानमंत्री, किस राष्ट्रपति से मिलकर आया हो। हमें जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जरूर बताएं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और ये लोग लौट के आ रहे हैं विदेशों से, और जब प्रधानमंत्री को लेखा जोखा देंगे तो शायद उससे पहले ये तैयारियां यहाँ चल रही होंगी कि कांग्रेस के किन किन नेताओं को अपने पाले में लेना है, दूसरे दलों के किन किन नेताओं, हालांकि दूसरे दलों के नेता तो कोई दिखाई नहीं देते उतने जो कह रहे हों कि 370 जो है वो बहुत बढ़िया था। सलमान खुर्शीद का बयान है, आप देख लीजिए। इधर तमाम जो 4 नेता हैं, 4 में से 3 नेता बहुत ही अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं पिछले 10-15 दिनों में, खासकर कांग्रेस पार्टी के। तो देखते हैं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी में आगे क्या होता है, आगे किस ढंग से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही नेताओं को संभालते हैं और इन नेताओं को कैसे तोड़ते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार इंडिया गठबंधन को लेकर ही तो परेशान रहते हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, हम लोग पहले राउंड में इस पे बहुत सारी बातें बहुत खुलकर और बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आखिर भारत के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो एक पूरी और इंटरनली जैसे ही सीज फायर, उसके बाद से नरेंद्र मोदी 1-2 दिन बाद देश को संबोधित करते हैं 20-22 मिनट और दूसरे दिन निकल लेते हैं चुनावी सभा में, और वो जारी है लगातार क्या। और इधर राहुल गांधी का तो है ही, लेकिन सवाल यहाँ फिर रह जाता है वही कि आखिर ये संघर्ष हुआ क्यों। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मोदी जी से तो वो तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जरा आप लोग भी सोचिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध में तब्दील हो सकता था संघर्ष, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परमाणु धमकी या परमाणु ब्लैकमेलिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई आपके ही सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि परमाणु धमकी मिली ही नहीं, जबकि सीडीएस कह रहे हैं अनिल चौहान। इसलिए यहां समझना जरूरी है कि फिर हुआ क्या था। वो 4 आतंकी भी नहीं मिले। देखिए राजीव जी,
एक तो अमरिंदर जी को मैं केवल एक बात का याद दिला दूं कि कनाडा की विदेश मंत्री का नाम अनीता आनंद है और भारत को न्योता नहीं आया है। अब इसके आगे और क्या कहा जाए। तो दूसरी बात जो सीडीएस की बात है, राजीव जी बहुत गंभीर मसला उठाया आपने। देखिए तमाम बहुत डिटेल इंटरव्यू है उनका, उसमें 2-3 पहलू हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए मीडिया में और संसद में होनी चाहिए। एक उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट की तो बात आई और वो हमारे विदेश सचिव ने भी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं, न्यूक्लियर धमकी के आगे मैं नहीं झुकूंगा। इस पे हम लोग चर्चा काफी कर चुके हैं। जो मूल बात अनिल चौहान सीडीएस की आई है वो ये है कि सबसे उन्होंने कहा कि हमारे कोई विमान गिरे, हमें नुकसान हुआ, हमारी रणनीति में कुछ खामियां थी, हमने 2 दिन का ब्रेक लिया। यानी वो 7 तारीख की बात करें राजीव जी, 7 तारीख को नुकसान हुआ, हमने 2 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के 300 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाया, बड़ा हमला किया। ये कब हुआ? 10 तारीख को हुआ। 2 दिन के ब्रेक के बाद 10 तारीख को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक और सबसे बड़ा हमला किया और 10 तारीख की शाम तक सीज फायर हो गया। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या सेनाओं की मर्जी रही होगी इसमें? सवाल है कि जो सेना 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस जाती है ड्राइंग बोर्ड में और वो एक नई रणनीति के साथ मैदान में आती है और उस रणनीति उसको कामयाबी मिलती है, बड़ा नुकसान करती है पाकिस्तान का। आगे भी उसके कई सारे टारगेट रहे होंगे जो कि उसको करने रहे होंगे। तो क्या सेनाओं को 2 दिन का मौका नहीं मिलना चाहिए था? ये एक तथ्य है जो नरेंद्र मोदी का पीछा इतिहास तक करेगा। इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूल राजीव जी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं की है। आप जो भी कह रहे, नेहरू को, इंदिरा गांधी को, शास्त्री जी को, ऐसी भूल, निर्णायक भूल नहीं की गई। केवल आपके हाथ में मीडिया है तो आप जो भी चाहो कह दो, लेकिन ऐसी भूल किसी ने नहीं की। इतिहास हमारे सामने है जी। इंदिरा गांधी ने सीज फायर किया तो हमको मालूम है कि उन्होंने दुनिया के नक्शे पे एक नया देश बना दिया। 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया, उसके बाद शिमला समझौता हुआ और पाकिस्तान के हाथ हमेशा के लिए बंद गए कि कश्मीर को किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे और थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए नहीं उठाएगा। ये हासिल था हमारा। प्रधानमंत्री मोदी ये बता दें कि ये सीज फायर का हासिल क्या था, क्या मनवाया आपने पाकिस्तान से और सीज फायर क्यों हुआ? इसी सब चीजों पे राजीव जी पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की बात हो रही है, विशेष सत्र की बात हो रही है जी। आरजेडी के सांसद ने प्रोफेसर मनोज झा ने प्रधानमंत्री को बहुत डिटेल चिट्ठी लिखी है, तमाम सारे पहलू उन्होंने बताए हैं। उसमें दो पहलू का मैं खासकर जिक्र करना चाहता हूँ राजीव जी। एक, उन्होंने कहा कि मीडिया ने जो किया उस पर बात करनी है पार्लियामेंट में, और इस बात को सीडीएस ने भी कहा कि सेनाओं का 15% समय फेक न्यूज को डील करने में, फेक न्यूज से निपटने में गया, खराब हुआ जी। ऑपरेशंस के समय 15% का समय, यानी एक घंटे में 10 मिनट करीब जो है सेनाएं इस बारे में बात कर रही कि इस फेक न्यूज का क्या करें जो गोदी मीडिया ने चला दिया। आप सोचिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि देखिए पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठा हुआ है, उसके भी प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, उसकी भी टैक्ट टू डिप्लोमेसी जारी है। अब तमाम देशों की पार्लियामेंट में, थिंक टैंक्स में
विदेशी अखबारों में तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेस से बहुत कुछ छप रहा है। भारतीय मीडिया में नहीं छपा तो उस पर एक्शन हो गया, लेकिन राफेल के गिरने की बात जो अब सीडीएस मान रहे हैं वो विदेशी मीडिया में छपी थी। अभी एक आर्टिकल शशि थरूर जी ने पोस्ट किया कि हमारे वॉशिंगटन के दौरे के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, उसमें एक लाइन है राजीव जी कि जून के महीने में शशि थरूर वॉशिंगटन आ रहे हैं। उसके बाद पूरा आर्टिकल भारत की विदेश नीति कैसे विफल हो गई इसी पे है जी। उसके 2 हिस्से मैंने पोस्ट भी किए हैं सोशल मीडिया पे। वो आर्टिकल को जाके कोई मेरे अकाउंट में जाके पढ़ सकता है, मैंने लिंक भी दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के थिंक टैंक जो एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं पार्लियामेंट्स में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में, डिप्लोमेट्स के बीच में, उनकी राय क्या है। तो जब आपकी पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, जब आपकी तो वो कहाँ से इनपुट लेंगे? क्या वो गोदी मीडिया के एंकरों से इनपुट लेंगे? तो ये प्रोफेसर मनोज झा ने लिखा है कि वो तमाम थिंक टैंक और वो सब ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। भारत का पार्लियामेंट इस पे बैठे, तमाम चीज़ों पे बात करें। तो सीज फायर का मामला राजीव जी पीछा करेगा इतिहास में। और एक आखिरी बात मैं बिहार के इलेक्शन पे कह दूं, सिर्फ एक लाइन जी, जो चिराग पासवान जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने आखिर में कही है अपने बयान के, कि अगले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी नहीं कह रही है, पासवान क्यों कह रहे हैं? क्या ये कोई सेटिंग है? क्या ये इस बात का कैविएट है कि अगर महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने किया तो कोई एक अल्टरनेटिव प्लान बी भी है नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, लालू प्रसाद यादव का? ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के लोगों को, उनके साथियों को लगेगा कि हमारी सरकार फिर आ रही है लेकिन इनका साथ छोड़ दें, तो वो छोड़ देंगे, तो फिर वो उधर नहीं जाएंगे। यानी जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि नीतीश बाबू कहीं ऐसा न रहे कि अकेले हो जाएं और उनके तमाम सांसद उधर चले जाएं नरेंद्र मोदी के खेमे में, बीजेपी के खेमे में, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अभी बहुत खेल बाकी है। जो आप कह रहे थे प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे भी ज़रा इस मसले को, और साथ साथ 4 दिनों में मिला क्या, 4 दिन के संघर्ष में क्या मिला हमको? इस सवाल का जवाब इतिहास में बार बार पूछा जाएगा कि एक ऐसी निर्णायक बढ़त के समय जब भारत और बहुत कुछ हासिल कर सकता था, तब अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया गया, वो भी तीसरे देश ने। उसमें भारत और पाकिस्तान की भूमिका युद्ध विराम की घोषणा तक शून्य थी। पता ही नहीं था कि अमेरिका से ऐसा कोई हुक्म आने वाला है। पता था, लेकिन ऐलान खुद को करना चाहिए था, अमेरिका ने कर दिया। हम शुरू से ये मानते आ रहे हैं, कोई भी युद्ध हो दोनों देशों को नुकसान होता है। रूस जैसा महाशक्ति वाला देश यूक्रेन जैसे देश पर पार नहीं पा सका है अभी तक, उसका भारी नुकसान अभी हो गया कल के हमले में। अब हो सकता है इससे बड़ा हमला रूस करने जा रहा है। तो इसमें 4 दिन के संघर्ष में क्या हासिल हुआ, इसका जवाब शायद ही कभी मिले। लेकिन जो हासिल नहीं हुआ वो है नरेंद्र मोदी का राजनीतिक मंसूबा। इस लड़ाई के जरिए शायद उनकी जो नियत रही होगी कि देश में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ाया जाएगा, घर घर सिंदूर अभियान, और अभी जैसा कि बता रहे हैं आईपीएल में भी सिंदूर का जिक्र होगा कल, सारी चीजें सिंदूर के नाम पर चल रही हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवाई टाइम्स ने 2 संस्करणों में खबर छापी थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह अल्पसंख्यक मोर्चे के राजनीतिक प्रचार प्रसार की रोल मॉडल हो। बात करके उसके बाद खंडन छपा है आज अखबारों में, नवाई टाइम्स के दोनों नेशनल एडिशन तक में,
उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय इकाई से बात नहीं की। एक पार्टी का इतना बड़ा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुखिया जिस बात की पुष्टि कर रहा है, पत्रकार से हामी भर रहा है, फिर खबर छप रही है, फिर खंडन करना पड़ रहा है। तो ये जो रोज बर रोज नुकसान बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हो रहा है, इसकी भरपाई बहुत आसानी से नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ब्रांड मोदी को हुआ है, उनकी छवि को हुआ है, और वो बहुत आसानी से रिपेयर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वैश्विक पटल पर भी अब लगातार उनकी जो छवि बन रही है, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, वे खुद भी नहीं जा रहे। जिस व्यक्ति ने साल में 20 विदेशी दौरे किए हों, अब वो विदेश दौरे का नाम नहीं ले रहा। जो ये दावा कर रहे थे कि मेरे पास तो अगले 1 साल के न्योते हैं, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे थे कि मेरे पास तो न्योते हैं, वो न्योते, वो आमंत्रण भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए थे, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं थे। अगर चुनाव में उनकी जगह कोई और जीतकर प्रधानमंत्री बनता तो वो भी उन पूर्व निर्धारित आमंत्रणों के तहत जाता ही। अब कोई क्यों नहीं बुला रहा? खुद भारत सरकार ऐसा कोई दौरा क्यों नहीं बना पा रही? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी विदेश नहीं जा पा रहे? और अंतिम बात, ये जो विदेश हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, ये क्या खोया पाया करके आने वाले? जब ये 5 जून को लौट आएंगे तो इनसे कोई हिसाब नहीं पूछेगा कि आप किससे मिलकर आए थे। शायद प्रशांत जी ने ट्वीट किया है कि जितने लोगों से मिल रहे हैं उसमें फॉर्मर हैं, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व सीनेटर, पूर्व फलाना, पूर्व ठिकाना, एक भी वर्तमान नहीं था उसमें। तो ये हिसाब भी तो ये देश पूछेगा, वरना ये सारी विदेश यात्राएं सांसदों की खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। और कांग्रेस के सांसद तो पार्टी का नुकसान करके लौट रहे हैं। यही एकमात्र हासिल हो सकता है मोदी और बीजेपी का कि कांग्रेस के बड़े चेहरों से उन्होंने अपने पक्ष की बीन बजवाई। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अपने पक्ष की बीन बजवाई। और उनके ऐसे भी सांसदों की में देखिए ना, कितने लोग कांग्रेस से आए हुए हैं, विपक्षी दलों से, और मैक्सिमम कांग्रेस से आए हुए। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है? एक सवाल ये बहुत, क्योंकि मेरे जहन में बार बार आता है कि चार दिनों के संघर्ष में, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में हमने पाया क्या? खोया बहुत कुछ। पुंछ में जब राहुल गांधी जाते हैं तो देख लीजिए पुंछ की तस्वीरें, ऐसे ही वो बॉर्डर एरिया में इतने ड्रोन, मिसाइलें, और उसके कारण लोगों की जान चली गई, कितने लोग उसमें मारे गए, हताहत हुए, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। एक तो लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-1 साल से कि सही जानकारी नहीं आ रही है। पहले सही जानकारी आती थी कि कितने लोग मरे, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं। कुंभ में देख लीजिए, इलाहाबाद का कुंभ जो हुआ था उसमें भी उस भगदड़ में कितने लोग मारे गए, वो 24 घंटे के बाद बताया जाता है कि 30 लोग मारे गए, बिल्कुल गिन के 3 और 0 30 लोग। तो ये एक अलग एक स्टाइल हो गया है सत्ता पक्ष की तरफ से बातों को दबाने या रखने का। और ऐसे में देश की जनता आखिर कब तक, आज न कल उफान पे तो आएगी ना। आप दबाते हैं, बलून को भी दबाते हैं, तो कब तक? एक समय आता है कि वो हवा बाहर आती है, फूट जाता है बलून। जी राजीव जी, एक शेर याद आया, दिखाया गया है हकीकत का जलवा, मगर हर हकीकत छुपाई गई है। तो जो हकीकत है वो सामने आ नहीं रहा है, उसे छुपाया जा रहा है, और जो चीजें नहीं आनी चाहिए वो दिखाई जा रही। एक तरह से पूरे देश को एक अंधे कुएं में ढकेल दिया जा रहा है, मीडिया भी और हमारे नेता भी। अब आप कल्पना कीजिए, राकेश पाठक जी बता सकते हैं कि जिस तरह से सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के 1000 कटआउट लगाने की योजना थी, अगर वो कटआउट लगते तो क्या होता? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया और डीबी लाइव जैसों के कारण शायद नहीं लगाए उन्होंने कटआउट, लेकिन उनकी योजना तो ये कि उनका बस चले तो वो सोफिया कुरैशी को भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रमुख बना दे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी कोशिश उनकी है। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री जी जब जब विदेश गए तो उन्होंने क्या किया? इंडियन डायस्पोरा के लोगों से मिले, खास करके गुजराती डायस्पोरा से मिले, और उन्होंने वहां पे वही बातें की जिससे भारत लज्जित हुआ। देश की जनता परंपरा, उन्होंने कोई मान बढ़ाने बातें उन्होंने नहीं की।
करते तो बेहतर होता। अमेरिका वहां उन्होंने ट्रंप की जय जयकार की और ट्रंप के चुनाव का प्रचार किया। अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी विदेश मंत्री ने इस तरह किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया। जब आप दूसरे देश के मामलों में आंतरिक दखल देते हैं, जीतेगा तो भाई ट्रंप जीतेगा, अब की बार ट्रंप सरकार बोलोगे, तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को बहुत कम बोलना चाहिए, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, और जो भी बोलते हैं उस पर अडिग रहना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री शायद नहीं कर पा रहे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सोच समझ के करना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत सही कि अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष या उसका प्रभारी बना देना चाहिए, अगर चाहेगी बीजेपी, चाहती ही होगी, कर्नल सोफिया कुरैशी को। लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा और इन सब के बीच पॉलिटिकल चर्चा, जिधर अभी बिहार की तरफ लेके आए थे प्रशांत टंडन जी, बिहार की तरफ आना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, इन सब की बात भी खूब करेंगे। चिराग पासवान किस रोल में नज़र आते हैं? मीसा भारती ने आज डिमांड की है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और पहले अभी एक दलित बच्ची के साथ जो हुआ मुजफ्फरपुर में, उन सब के कारण, क्योंकि आप सत्ता में हैं और फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए चुनाव लड़िए। लेकिन सवाल उससे भी ज़्यादा एक दूसरा है, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि बिहार में अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन लोगों ने अगर कोई तीसरा प्लान बनाया हो, राहुल गांधी भी ऑफ कोर्स उसी गठबंधन में हैं, तो फिर क्या? फिर नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की राजनीति, इसको कैसे देखा जाए? आज ही खबर आ रही थी, जोड़ दे रहा हूँ, आज ही खबर आ रही थी कि 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं, और उसके अलावा ये चुनाव 22 नवंबर से पहले करवाना पड़ेगा, क्योंकि 22 नवंबर विधानसभा का आखिरी दिन है कार्यकाल का, जो ये विधानसभा है जिसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। सुनील जी, चिराग पासवान की भूमिका आपके लिए नई क्यों है? चिराग पासवान ने क्या घोषणा की थी कि वह नरेंद्र मोदी के हनुमान है। क्या उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है? अब हनुमान नहीं रह गए हैं। हनुमान की भूमिका क्या रही है? अपने इष्ट के लक्ष्यों को पाना, संदेशों को पूरा करना। उनके इष्ट भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का क्या है लक्ष्य, क्या है बिहार में? भाजपा की सरकार बनाना। और वो भाजपा की सरकार क्या जनता दल यूनाइटेड के मजबूत रहने के कारण पूरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। जनता दल, लंका को जलाने का काम हनुमान जी ने किया, वो उनका उद्देश्य था जाना वहां, रावण को कमजोर करने का उद्देश्य था उनका। इस हनुमान का काम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करना बिहार में, और यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब वहां पे जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो। जनता दल यूनाइटेड कमजोर कैसे होगी? उसके सीटों की संख्या कम हो, उसको सीटें कम दी जाए, और जिन सीटों पर अगर वो लड़ना भी चाहती है तो जो भूमिका उन्होंने 2020 के चुनाव में किया था, उसी भूमिका को फिर अदा करेंगे। वो उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। लगभग 27 सीटें ऐसी थी जहां पे जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार इसलिए हार गया कि वहां लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार मैदान में था। यही भूमिका उनको अदा करनी है। उनको आज एकदम ठीक चुनाव के मौके पर क्यों याद आता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? 2020 में उनको याद आया था, उसके बाद आज तक विधानसभा के चुनाव में उनको नहीं याद आया। फिर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहे, तभी उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं याद आया। अब ये भी चुनाव आया तो उन्होंने भाषा बोलनी शुरू कर दी। और क्या बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका उद्देश्य है वह अकेले अपने बूते पर पूरा कर सकते हैं, या केवल बीजेपी के साथ रह करके पूरा कर सकते हैं? वो नीतीश कुमार को अगर माइनस कर दें, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के पास इतना बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है कि वह अपने बूते वहां सरकार बना ले। और नीतीश कुमार की आवश्यकता उनको है, एक चाहिए उनको चेहरा, उसके बिना नहीं हो सकते। मैं प्रशांत जी की सभी बातों से सहमत हूं। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर नहीं होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ऐसा नहीं है।
इस चुनाव में ही नीतीश कुमार को बहुत कमजोर कर देगी बीजेपी, यह उसका लक्ष्य है कि नीतीश कुमार को कमजोर करना। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को कमजोर देखने वाली बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई पड़ेगी। जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, इन दलों की जो राजनीतिक ताकत है, क्या उस राजनीतिक ताकत को एनडीए का यह जो गठबंधन है वो कमजोर कर पाएगा? जो मतदाता, जो समर्थक वर्ग चिराग पासवान के साथ लोकसभा चुनाव तक भी था, क्या वह मतदाता अभी भी रह जाएगा? जो जिस रवैये पे एनडीए चल रही है, जो संविधान के संकट को लेकर बात की जा रही है, आरक्षण का जो सुविधा मिली है उसके कमजोर होने की बात की जा रही है, राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने का जो सवाल है, इस किसी भी सवाल पर क्या जो दलित मतदाता है जो चिराग पासवान के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा, वो संतुष्ट है सरकार से? नहीं है। लोगों के मन में इस बात का आक्रोश है कि जो जिन लक्ष्यों के लिए वह एनडीए के साथ गए थे वो कुछ ही पूरा नहीं हुआ। सवाल केवल इसी बात का है कि जो चिराग पासवान भूमिका अदा कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के लिए और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने के लिए। इस लक्ष्य के साथ एनडीए में अपने आप में एक तरह की फूट की स्थिति है। अगर चिराग पासवान इसी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे एनडीए को कोई फायदा होने वाला है। बिना तैयारी के अगर आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो क्या उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं? उस प्रयासों का कोई आप असर छोड़ सकते हैं? आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि यह भारत पाकिस्तान संघर्षों के 4 दिन के संघर्षों का हासिल क्या है? कोई भी हासिल, किसी भी प्रयास का हासिल बिना तैयारी के होता है क्या? कभी हुआ है आज तक? कोई हासिल कर पाया? आप 1971 की बड़ी लड़ाई हमने जीती थी, भारत ने जीता था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। तो क्या वो केवल अचानक, मैंने वहां पर तो जन मुक्ति सेना लगातार संघर्ष कर रही थी, बहुत समय से कर रही थी, लेकिन जब भारत की भूमिका बढ़ी तो अचानक भारत ने अपना हस्तक्षेप कर दिया। याद कीजिए आप, इतिहास साक्ष्य है, इसके तथ्य हैं कि सितंबर में लड़ाई में भारत शामिल हुआ, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, और उसके 1 महीने पहले अगस्त में रूस के साथ एक व्यापक समझौता हुआ था भारत का, बड़ा लंबा चौड़ा समझौता हुआ। इस लड़ाई, इस संघर्ष के पहले यह अचानक तो हुआ नहीं होगा, और अचानक हुआ तो भूल है। और अगर तैयारी के साथ हुआ तो किन किन देशों के साथ किस किस तरह के कूटनीतिक संवाद कायम किए गए, कोई इसका विवरण है? पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसी विदेश यात्रा का कोई सार्वजनिक वक्तव्य दिया हो मीडिया के सामने आकर के कि हमने इस यात्रा में हमने ये हासिल किया, ये हमारी उपलब्धि है, भारत का पक्ष हमने ये ऐसे रखा? चाहे द्विपक्षीय यात्रा रही हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उनकी भागीदारी रही हो, किसी मौके पर कोई बात कही उन्होंने? कभी नहीं कहा। अब अगर आपको याद हो तो मैं नहीं जानता, मुझे तो नहीं याद है। डायस्पोरा, मैंने इंडियन डायस्पोरा के साथ तमाम लोगों के भाषण सुने हैं। मनमोहन सिंह जी का भाषण सुना है, प्रतिभा पाटिल का भाषण सुना है, हामिद अंसारी जी का भाषण सुना है। किसी भी नेता ने फॉरेन सॉइल पर बैठ करके भारतीय अपने अंदरूनी राजनीति का कोई उल्लेख नहीं किया। किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचना नहीं की, किसी नेता ने जनता पार्टी की आलोचना नहीं की। सम्मानित प्रधानमंत्री जी अपनी यात्राओं के दौरान जो भारतीय नागरिकों को संबोधित करते रहे, उसमें हर भाषण में लगभग उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लिया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे नरसिम्हा राव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों या राजीव गांधी रहे हों, कोई भी। आप फॉरेन सॉइल पर, देशी धरती पर जाकर के आप अंदरूनी राजनीति अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ते, वहां के लोगों के बीच में अपना संदेश, बहुत अच्छा संदेश नहीं छोड़ते। तो तैयारियों के अभाव में किया गया कोई भी प्रयास आपको वह परिणाम नहीं दे सकता जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए इस संघर्ष को लेकर के तमाम सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर यह संघर्ष हुआ ही क्यों, और अगर संघर्ष विराम हुआ तो हमको हासिल क्या हुआ। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम शुरू करती है, सिंदूर बांटो, उसको वापस लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कोई काम अचानक नहीं करती है, और ये नहीं कर सकती है वो कि हमारे पक्ष को गलत 2.5 दिन के बाद 2.5 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का खंडन किया। अभी जो कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह के पोस्टर लगाने की बात थी, इसका भी खंडन कितने दिनों के बाद उन्होंने किया। बहुत समय से बात हो रही है
कि कोई सम्मेलन होने वाला है भोपाल में जिसमें इनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी और अलग अलग सम्मेलन गाँव की तस्वीरें लगाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं खंडन किया, आज खंडन कर दिया आपने, क्योंकि इसके कारण से जो राजनीतिक मंसूबा पाल रखा होगा बीजेपी ने उसको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। और फिर वही सवाल पैदा होता है कि बिना तैयारियों के किए गए पहल का कोई लाभ आपको नहीं मिलता, बल्कि नुकसान ही होता है। जी बिहार में हुई स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। बिहार में चिराग पासवान को आगे रख करके जो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि वह उसको हासिल हो पाएगा, और इस संघर्ष की भी स्थिति वही आपके सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार पे और चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में, लेकिन साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी होगी और देश कितनी मजबूती के साथ पाकिस्तान के सामने खड़ा है ये भी देखना होगा, और आंतरिक और बाहरी हमारी स्थिति कैसी है इन सब पे हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश